दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाता है और उसके हाथ और पांव काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढकर मार देता है। ये एक दिलचस्प कहानी होने वाली है, तो बने रहिए कहानी के साथ। कहानी के आगाज में हम एक ग्रे नामी शख्स को देखते हैं जो कि एक मोटर मैकेनिक होता है और उसे अपनी गाड़ियों से बहुत मोहब्बत होती है और वो इन्हें खराब होने पर ठीक भी खुद ही करता है। ग्रे की एक बीवी भी है जिसका नाम आशा है और वो एक टेक कंपनी में काम करती है। दोनों को एक दूसरे के काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन ये एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं। आशा अपने तमाम काम टेक्नोलॉजी से लेती है। इनके घर में स्मार्ट होम सिस्टम लगा होता है जो आशा को हर चीज के बारे में खबर देता है। ग्रे ने अपने एक खास क्लाइंट की कार रिपेयर की होती है और वो अपनी बीवी आशा से बोलता है, तुम्हें मेरे साथ अपनी कार में गाड़ी छोड़ने जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी टॉय कार से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूँ। ग्रे और आशा क्लाइंट की कार में होते हैं, जबकि आशा की कार खुद ब खुद इनको फॉलो कर रही होती है। ये एक सीक्रेट जगह पर रुकते हैं और ग्रे आशा को लेकर एक खुफिया जगह जाता है जो देखने में बहुत अजीब होती है। ग्रे का ये क्लाइंट असल में एक साइंटिस्ट होता है। ग्रे जब आशा को साइंटिस्ट से मिलवाता है तो वो उसे पहचान लेती है कि आपका नाम कैरन है जिसने वेसल कंप्यूटर बनाया। आशा कैरन को अपने बारे में बताती है कि वो एक टेक कंपनी में काम करती है जहां आर्मी के लिए आर्टिफिशियल हाथ पांव बनाए जाते हैं। कैरन आशा को अपना नया आविष्कार दिखाता है जो कि एक छोटी सी चिप होती है। आशा जब पूछती है कि ये क्या कर सकता है तो कैरन बताता है कि ये एक छोटा सा दिमाग है जो कोई भी काम करने की पावर रखता है। ये सुनकर ग्रे कहता है, क्या ये बच्चे पैदा कर सकता है? इस पे कैरन और आशा खामोश हो जाते हैं। असल में ग्रे टेक्नोलॉजी को पसंद करने के बजाय अपने हाथों से काम करना पसंद करता है। जब ये दोनों आशा की टॉय कार में घर वापस जा रहे होते हैं तो अचानक रोमांस के दौरान गाड़ी का कंट्रोल हैक हो जाता है और गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में चलने लगती है। आशा कार को रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर कार इनके कंट्रोल से बाहर होती है। आउट ऑफ कंट्रोल और ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी पलट जाती है। इसी दौरान एक कार इनकी पलटी हुई गाड़ी के पास रुकती है जिसमें से 4 मास्क पहने आदमी बाहर निकलते हैं। वो इन दोनों को जब टॉय कार से बाहर निकालने लगते हैं तो ग्रे को पता चल जाता है कि ये लोग इन्हें मारने आए हैं। ग्रे इनसे बहुत ज्यादा विनती करता है कि वो आशा को छोड़ दें, लेकिन मास्क पहने आदमी आशा को मारने के बाद ग्रे को भी बुरी तरह जख्मी करके चले जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम ग्रे को 3 महीनों बाद एक व्हील चेयर पर देखते हैं। इसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है जबकि वो खुद पूरी तरह से पैरालाइज है। ग्रे को होश आने के बाद एक ऐसा कर दिया जाता है जिसमें रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल होता है। ग्रे को अपने हाथों से कुछ नहीं करना होता। उसे अगर ड्रिंक पीना है तो रोबोटिक हाथ उसके लिए ये काम मिनटों में कर देते हैं। ग्रे की टेक केयर के लिए उसकी मॉम भी उसके साथ होती है। ग्रे अपनी मॉम के साथ पुलिस स्टेशन अपनी बीवी के कातिलों का पूछने जाता है मगर डिटेक्टिव कॉर्टिस ग्रे से बोलते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और कातिलों का जल्द ही पता लगा लेंगे। ग्रे एक उम्मीद के साथ आया था मगर उसे मायूसी के साथ लौटना पड़ा। ग्रे घर पहुंचकर परेशानी में ओवरडोज लेता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है जहाँ उसका क्लाइंट कैरन उसे मिलने आता है। ग्रे कैरन से बोलता है कि तुम्हें देखकर हैरान हूँ। इस पे कैरन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि हादसे से पहले तुम हर काम अपने हाथ से करना चाहते थे और अब इस बेड पर बेबस पड़े हो। ये सुनकर ग्रे को बहुत अफसोस होता है। कैरन कहता है कि मैं फिर से तुम्हें चलने फिरने के काबिल बना सकता हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन मेरे घर पर होगा और किसी को इसकी खबर नहीं होगी। मगर ग्रे इसके लिए राजी नहीं होता और वो बोलता है कि मैं मौत के इंतजार में हूँ और तुम मुझे जिंदगी देना चाहते हो। कैरन इसे कहता है कि अगर आशा जिंदा होती तो क्या वो भी यही चाहती। इससे अगले दिन ग्रे कैरन के घर जाता है जहाँ इसका ऑपरेशन किया जाता है। ग्रे का ऑपरेशन कामयाब रहता है। चिप की वजह से इसके हाथ पांव फिर से काम करने लगते हैं। ये देखकर ग्रे और कैरन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ग्रे कैरन से बोलता है कि मेरे हाथ पैर कौन हिला रहा है। इस पे उसे बताया जाता है कि तुम खुद ही अपने हाथ पांव को हिला रहे हो। स्टेम बस तुम्हारे दिमाग के आर्डर्स को फॉलो करता है। कैरन ग्रे के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि तुम इसके बारे में किसी से नहीं कहोगे वरना खतरा हम दोनों के लिए होगा। इसके बाद हम ग्रे को इसके घर पे देखते हैं। अब वो रोबोटिक हैंड से काम लेने के बजाय खुद काम करता है। वो अपनी बीवी के मर्डर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है और रीड करने लगता है मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आता। अचानक से एक आवाज आती है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर ग्रे चौंक जाता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। ग्रे बोलता है कि कौन? तो इसी वक्त एक आवाज आती है कि मैं स्टेम हूँ जो सिस्टम तुम्हारे अंदर इंस्टॉल किया गया है। स्टेम एक ऐसी चिप है जो ग्रे के जोर से बोलने पर ही सुन सकता है और जो ग्रे देखता है वो स्टेम भी देखता है और जो ग्रे सुनता है वो स्टेम भी सुन सकता है। लेकिन जब स्टेम बात करता है तो वो सिर्फ ग्रे ही सुन पाता है। ग्रे जब इंसिडेंट वाले दिन की ड्रोन वीडियो देख रहा होता है तो स्टेम ग्रे से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। स्टेम ग्रे से कातिल के हाथ पर बने टैटू को फुटेज में देखने को कहता है मगर फुटेज काफी ब्लर होता है जिससे ग्रे को कुछ समझ नहीं आता। स्टेम कहता है कि मैं इसे स्कैन कर चुका हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए इसे अलग से बना सकता हूँ। ग्रे कागज लेकर बैठ जाता है और स्टेम अपना काम करना शुरू कर देता है। स्टेम ऐसा ही टैटू बनाता है जो कि वीडियो में था। ये एक मिलिट्री टैटू होता है जिसपे उस कातिल का एड्रेस भी कोड वर्ड में लिखा होता है।
ग्रे बहुत खुश होता है कि उसकी बीवी का कातिल मिल गया है, इसलिए वो स्टेम से कहता है कि फौरन डिटेक्टिव कॉर्टिस को कॉल लगाओ। इस पे स्टेम ग्रे से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने कातिलों का पता लगा लिया है। ग्रे बोलता है कि तुमने ही तो पता लगाया है। स्टेम कहता है कि लेकिन कैरन ने मेरे बारे में जिक्र करने से मना किया है। ग्रे स्टेम से पूछता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। स्टेम कहता है कि पुलिस से पहले तुम्हें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ये वही है। इससे अगले रोज ग्रे को हम उसकी बीवी के कातिल के घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठे देखते हैं। जब वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है तो ग्रे मौका देकर घर के अंदर चला जाता है। यहाँ स्टेम ग्रे की काफी मदद करता है। वो उसे एक टेबल के पास जाकर ऑन बोलने को कहता है। ग्रे जैसे ही ऑन बोलता है तो टेबल के मिरर पर एक स्क्रीन चल जाती है और ग्रे को काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ग्रे अभी तक सर्च कर रहा होता है तो इसी वक्त ग्रे की वाइफ का कातिल आ जाता है। वो जान जाता है कि इसके अलावा घर में कोई और भी है। ग्रे और इसके दरमियान फाइट होती है। वो ग्रे को बुरी तरह से पीटता है। ग्रे जब पूरी तरह से बेबस हो जाता है तो वो स्टेम की मदद लेता है। स्टेम की हेल्प लेते ही ग्रे एकदम से तेज हो जाता है और एक फुर्ती उसके अंदर आ जाती है और वो अपनी वाइफ के कातिल को खत्म कर देता है। स्टेम ग्रे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाने से पहले अपने तमाम फिंगरप्रिंट्स को साफ करना होगा, लेकिन ग्रे को याद नहीं होता कि उसने हाथ कहाँ लगाया था। इस पे स्टेम कहता है कि मैं पहले से स्कैन कर चुका हूँ और इससे तुम्हें फिंगरप्रिंट साफ करने में आसानी होगी। सीन चेंज होता है और हम डिटेक्टिव को डॉक्टर के साथ मुर्दा खाने में देखते हैं। डॉक्टर डिटेक्टिव को डेड बॉडी के बारे में जिसे ग्रे ने मारा था बताता है कि इसकी बॉडी में कंप्यूटर वायर्स मिली हैं और उसके बाजू में एक हथियार इंस्टॉल किया गया है जो कि मसल्स के साथ अटैच है और ये हथियार गन के तौर पर काम करता है। मगर डिटेक्टिव ग्रे को उसके जूते के निशान की वजह से सर्च कर लेती है। वो बहाने से ग्रे के पास जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कार खरीदनी है, मगर ग्रे मना कर देता है। डिटेक्टिव अपने मुद्दे पे आती है और ग्रे को बताती है कि हमने तुम्हारी वाइफ के कातिल को ढूंढ लिया था, मगर कल उसका किसी ने खून कर दिया है। डिटेक्टिव ग्रे से पूछती है कल जिस वक्त खून हुआ था तुम भी वहीं मौजूद थे, क्या तुम बता सकते हो कि मर्डर के वक्त तुम वहाँ क्या कर रहे थे। स्टेम ग्रे की मदद करता है और वो बताता है कि आपने खुद ही कहा था कि आपको पुलिस की मदद करना होगी, इसलिए मैं वहाँ छानबीन करने गया था। डिटेक्टिव को ग्रे पर ज्यादा शक नहीं होता क्योंकि वो व्हील चेयर पर है और इस काबिल नहीं कि किसी का खून करे, इसलिए वो ग्रे से कुछ और नहीं पूछती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कैरन और ग्रे को बात करते देखते हैं। ग्रे जब कैरन से अपनी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो कैरन उसे बताता है कि वो उसे ट्रैक कर रहा है जिससे उसे हर लोकेशन का पता होता है। ये सुनकर ग्रे को अच्छा नहीं लगता और वो कैरन पर गुस्सा होता है। कैरन ग्रे से कहता है कि मैंने तुमसे बोला भी था कि ये सब एक राज रहेगा। ग्रे मजीद गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। वो कैरन को मजीद बताता है कि तुमने मुझसे ये बात भी छुपाई है कि स्टेम खुद से बात भी करता है और इसका अपना एक अलग से दिमाग है। ये सुनकर कैरन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट एक मौजज़ा होता है। वो ग्रे से कहता है कि तुम स्टेम को अपने दिमाग के मुताबिक काम करने दो और उससे कोई फजूल काम नहीं लेना, और अगर तुम इसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ना चले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि तुम स्टेम के बगैर एक जिंदा लाश हो। इसके बाद ग्रे अकेला बैठा होता है और वो स्टेम से बात करता है कि मैं इनको ढूंढना चाहता हूँ मगर किसी को मारना नहीं चाहता। स्टेम उसे बताता है कि अगले स्टेप के लिए ओल्ड बून्स जगह ठीक रहेगी, लेकिन इस बारे में मुझे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद जाना होगा, और अगर तुम खुद गए तो कैरन तुम्हें ट्रैक कर लेगा और मुझे शट डाउन करने की कोशिश करेगा। सीन चेंज होता है और हम ग्रे को ओल्ड बून नामी जगह पर देखते हैं। ये असल में एक बार होता है। ग्रे एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और साथ वाले आदमी से ड्रिंक पीने में मदद मांगता है। वो इस बार में बैठे हुए लोगों से इसकी बात सुनने को कहता है। वो उनसे बोलता है कि तुम्हारे बीच एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो मेरी बीवी के कातिल फिस को जानता है, बस मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप बाहर आ जाए। इस पे सब लोग हंस देते हैं क्योंकि वो बार के अंदर अपनी व्हील चेयर पर आया था। अचानक से एक स्याह अफ्रीकी उठता है और तालियां बजाने लगता है। वो ग्रे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी तरफ कैरन ग्रे को ट्रैक कर रहा होता है लेकिन इसकी लोकेशन नहीं आती। असल में ग्रे ने बार में आते ही ड्रिंक पी ली थी जिससे चिप के सिग्नल वीक हो जाते हैं। ग्रे जब अफ्रीकी को बताता है कि उसी ने उसके दोस्त को बेरहमी से मारा था, ये सुनकर वो वापस पलटता है और म्यूजिक को लाउड करने का कहता है और ग्रे के व्हील चेयर को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। ग्रे को जब कंफर्म होता है कि इंसिडेंट वाले दिन ये अफ्रीकी भी उनके साथ ही था तो वो स्टेम से काम पे लग जाने को कहता है और फिर एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें ग्रे इसको खत्म कर देता है। स्टेम ग्रे को बताता है कि कैरन उसे शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है और जल्द ही तुम फिर से पैरालाइज हो जाओगे। ग्रे पूछता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पे स्टेम बताता है कि हमें एक हैकर की जरूरत है जो कैरन के कोड को हैक करके उल्टा कर दे। ग्रे बोलता है कि मैं किसी हैकर को नहीं जानता। स्टेम ग्रे से कूल रहने को कहता है और बताता है कि इस बारे में मैं पहले से ही सर्च कर चुका हूँ और नजदीक ही में एक बिल्डिंग है जहाँ जिमी नाम का एक हैकर रहता है। वो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है लेकिन इसके लिए तुम्हें उसे कैश देना होगा। स्टेम ग्रे को यहाँ से जल्दी निकलने को बोलता है और बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और साथ ही वो ग्रे को कहता है कि मैं जो कुछ तुमसे बोलूंगा तुम्हें उसे अपने बाजू पे लिखना होगा।
ग्रे जब अपनी व्हील चेयर पर बार में से वापस निकलता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये जिंदा कैसे बच गया। इस बार का मैनेजर जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उस अफ्रीकी की लाश पड़ी होती है। ग्रे यहाँ से निकलने के बाद व्हील चेयर को यहीं छोड़ता है और बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है और जो स्टेम लिखने को बोलता है उसे अपने बाजू पे नोट करता है। जब वो बिल्डिंग के करीब पहुंच जाता है तो उसकी एक टांग काम करना बंद कर देती है क्योंकि कैरन पीछे से सिस्टम को शट डाउन करने में लगा होता है। ग्रे जब लिफ्ट के पास पहुंचता है तो बदकिस्मती से वो बंद होती है, इसलिए उसे सीढ़ियों से जाना पड़ता है और उसके पास टाइम भी बहुत कम होता है। दूसरी तरफ हम ओल्ड बून्स बार के वॉशरूम में अफ्रीकी आदमी के साथियों को देखते हैं। ये भी असल में ग्रे की वाइफ के मर्डर में शामिल होते हैं। इनके जिस्म में एक खास कंप्यूटर वायर इंस्टॉल होती है जिससे वो अपने मरे हुए साथी की आंख से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि उसके आदमी को किसने मारा। वो अपने साथी से बोलता है कि ग्रे साथ वाली बिल्डिंग में है, जबकि दूसरी तरफ हम ग्रे को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से जिमी के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो जिमी के रूम के बाहर लेटा होता है और डोर नॉक करके बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं। जिमी असल में एक कोरियन लड़की होती है। वो ग्रे को अंदर घसीट कर ले जाती है और स्टेम के कोड को हैक करना स्टार्ट कर देती है। वो ग्रे से बोलती है कि तुम जल्दी पहले की तरह काम करने लगोगे। जिमी कैमरे में देख लेती है कि कुछ लोग ग्रे को फॉलो करते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है और ग्रे को यहीं छोड़कर चली जाती है। जल्द ही यहाँ ग्रे के दुश्मन उसे फॉलो करते हुए आ जाते हैं। कोड हैक होने की वजह से ग्रे पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। वो स्टेम को काम पे लगने का बोलता है और एकदम से इन पर हमला कर देता है और यहाँ से भागकर वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और जो आदमी ग्रे का पीछा कर रहा होता है वो उसे खत्म कर देता है और उसके साथी के पहुंचने से पहले वो यहाँ से भाग चुका होता है। ग्रे यहाँ से सीधे अपने घर जाता है। ग्रे के आने से पहले उसकी मॉम यहाँ होती है और वो ग्रे को अपने पैरों पर खड़ा देकर बहुत खुश होती है और फिर ग्रे अपनी मॉम को इस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में बताता है। अगली सुबह ग्रे जब सोकर उठता है तो डिटेक्टिव कार्टिस उससे मिलने आती है। वो ग्रे से पूछती है कि कल तुम क्राइम सीन वाली जगह पर क्या कर रहे थे। स्टेम ग्रे की मदद करता है और ग्रे डिटेक्टिव से बोलता है कि मैं कल किसी का पीछा करते हुए वहां गया था लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा और उसने मुझे काफी मारा। अगर वो टैक्सी वाला ना होता तो मैं जिंदा सलामत न रहता। डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि हो सकता है तुमने कत्ल किसी से करवाया हो। इस पे ग्रे बोलता है कि तुम मेरा फोन चेक कर सकती हो। डिटेक्टिव को कोई सबूत तो नहीं मिलता, इसलिए वो ग्रे के घर में एक छोटा सा माइक लगाकर चली जाती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद ग्रे स्टेम से बोलता है कि हमें सब कुछ खत्म करना होगा, लेकिन स्टेम कहता है कि हमें इस आखिरी आदमी को मारना होगा। अगर उसे ना मारा तो वो हमें मार डालेगा। ग्रे अपनी गन लेकर अपनी गाड़ी से फिस्क के पीछे निकल पड़ता है। डिटेक्टिव सब कुछ सुन चुकी थी, इसलिए वो ग्रे को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। स्टेम के जरिए ग्रे को पता चल जाता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है। वो बड़ी मुश्किल से डिटेक्टिव से अपना पीछा छुड़वाता है। वो यहाँ से सीधा फिस्क के घर जाता है। फिस्क उसे अपने पीछे देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ ग्रे को फिस्क से पता चलता है कि वो उस दिन असल में उसे मारने आए थे, ना कि उसकी वाइफ को। ग्रे फिस्क से बोलता है कि जब मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर मुझे मारना क्यों चाहते थे। इस पे फिस्क बताता है कि ऑर्डर कहीं और से आते हैं और हमें इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए पैसा मिलता है। फिर इन दोनों के बीच एक फाइट होती है जिसमें ग्रे फिस्क को खत्म कर देता है। फिस्क को मारने के बाद वो इसका फोन चेक करता है जिसमें कैरन के मैसेज होते हैं जिनमें वो फिस्क को ग्रे को मारने का कहता है। वो यहाँ से कैरन के लैब में जाता है। ग्रे कैरन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेरी बीवी को मार दिया। कैरन बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया बल्कि मुझसे करवाया गया है। इसी दौरान डिटेक्टिव इसका पीछा करती हुई यहाँ पहुँच जाती है और ग्रे को अपनी गन फेंकने का बोलती है, लेकिन ग्रे डिटेक्टिव को पटक पटक कर मारता है। वो ये सब नहीं करना चाहता मगर स्टेम उसे ये सब करवा रहा होता है। कैरन ग्रे से कहता है कि मैंने एक मुद्दे से सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन ये सब मुझे स्टेम ने करने को बोला था क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया था। उसे इंसान बनना था और इंसान बनने के लिए उसे तुम्हारी बॉडी पसंद आई और स्टेम ही तुम्हें यहाँ मुझ तक लाया ताकि तुम मुझे खत्म कर सको, क्योंकि स्टेम को खतरा है कि मैं उस जैसा और स्टेम न बना लूं। ग्रे की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए कैरन उसके हाथों से मारा जाता है। लेकिन जब वो डिटेक्टिव को मारने वाला होता है तो वो अपनी गर्दन पर गोली चला देता है जहाँ चिप इंस्टॉल की गई थी। इसके बाद हम ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसकी बीवी आयशा उसके पास होती है और उसे बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम काफी दिनों से बेहोश थे। दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी पर मुबनी फिल्म है। जदीद टेक्नोलॉजी इस फिल्म की जान है। इस कहानी को सस्पेंस की वजह से बहुत सराहा गया है। अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो उम्मीद है कि आपका वक्त जाया नहीं होगा। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।